अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? मैंने आप सभी से वादा किया था कि क्लास 12th की साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा जून के 3rd वीक से। तो मैं पहली बात तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि लेट हो गया बहुत, लेकिन मैं रिसोर्सेज का वेट कर रहा था, कुछ चीज़ें थी, सेटअप का वेट कर रहा था कि चीज़ें थोड़ा सा इस्टेब्लिश्ड हो जाएं तो अच्छा लगता है। और अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं कि क्लास 12th साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। और मैं कोशिश करूंगा कि इस कंप्लीट वीडियो में, इस कंप्लीट सिंगल वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं, ताकि आप लोगों को अगली वीडियो के पर डिपेंड ना होना पड़े। एग्जैक्टली तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने सामने एक वेबसाइट खोली हुई है और इस वेबसाइट को खोलने का एक बड़ा मकसद ये है कि ये प्रूव करना कि स्टूडेंट्स की स्टडी का ज़्यादातर परसेंटेज किसी नोट्स पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी वेबसाइट पर अमूमन आमतौर पर एक ही तरह के नोट्स पाए जाते हैं और उन नोट्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो समझने की होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन की होती है। तो जब कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो जाता है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। और ये क्या, इस तरह की मैं कोई भी वेबसाइट अगर खोलूँ तो मेरा काम तो आसान होगा ही होगा, साथ में आपका भी काम आसान होगा। अब अगर मैं इन सारी चीज़ों को, हर कोई लगभग किसी ना किसी वेबसाइट से निकालता है, अगर मैं इन सारी चीज़ों को बोर्ड पर लिखूं और तब आप सोचिए कि एक छोटा सा वीडियो, 1 घंटे का वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा, वो 2.5 घंटे 3 घंटे का नजर आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन ये है कि हम लोग एक सिंपल से वीडियो को क्लिक करें और कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन पर फोकस ज्यादा करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम फॉर्मली 12th क्लास की साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो जिसका नाम है इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, उसकी शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो टर्म है दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चैप्टर का नाम भी इंडिविजुअलिटी पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। और इस इंडिविजुअलिटी के अंदर आप देखेंगे बेसिकली जो समझाने का मकसद है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं और इन डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है और एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी किया जाता है। हर इंसान के अंदर अलग अलग खूबियां होती हैं। आमतौर पर हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग लोगों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देयर इज नो पॉइंट इन कंपेयरिंग दीज टू ग्रेट बैट्समैन। कोई मतलब नहीं है विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने का। वो एक अलग खिलाड़ी है, वो एक अलग खिलाड़ी है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर इस हिसाब से हम जिंदगी जिएंगे, अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, समझेंगे, तो जीना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि इसके अंदर ये क्वालिटी और इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर सच बोलने की क्वालिटी है, इसके अंदर झूठ बोलने की क्वालिटी है, इसके अंदर बात को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्वालिटी और इसके अंदर नहीं है, ऐसे देखेंगे तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गलत समझ में आएगा। जबकि दो ट्विंस हैं और हम ये कह रहे हैं कि एक बहुत काइंड है और दूसरा बहुत करेजियस है। समझ रहे हैं बात को? एक के अंदर ग्रेटिट्यूड भरा पड़ा है और एक जो है बहुत काइंड और सॉफ्ट नेचर का। यानी हमने दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी बताई, दोनों को बुरा नहीं लगा, दोनों का कंपैरिजन नहीं हुआ और दोनों की क्वालिटी भी समझ में आ गई। साइकोलॉजी इसी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। फर्स्ट लाइन देखिए, नोटिस कीजिए। अच्छा, मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी भी वेबसाइट को ओपन करता हूं, उसमें जो भी अच्छा मुझे लगता है मैं उसको प्रमोट करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हर कोई दूसरे के नोट्स ही मेरे ख्याल से लिख रहा होता है। यूट्यूब पर भी बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपने नोट्स जो है प्रमोट कर रहे होते हैं। सो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम ऑन नोट्स। पॉइंट है, कहीं से भी मिल गया अच्छी बात, हमें ले लेनी चाहिए। और ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है learncbse.in, मैंने इसकी स्टडी जब नोट्स की काफी अच्छा लगा मुझे। वी कैन यूज दिस, नो इश्यूज एट ऑल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू डिस्टिंक्टिव। अच्छा, ये देख लीजिए अच्छे से, क्लियर हो जाएगा क्योंकि स्क्रीन पर मुझे भी ठीक से नहीं नजर आ रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस
among people's characteristics and behavior patterns। बहुत क्लियर सी बात है, लोगों के अंदर जो डिस्टिंक्टिव मैनर्स में क्वालिटीज मौजूद होती हैं, वेरिएशंस पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि एक बॉलर है बुमराह, जसप्रीत बुमराह, एक बॉलर है भुवनेश्वर कुमार, दोनों बॉलर्स हैं। बुमराह के अंदर एग्जैक्ट सटीक यॉर्कर फेंकने की क्वालिटी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भुवनेश्वर के अंदर नहीं है, कंपैरिजन पहली बात तो बनता नहीं है। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि भुवनेश्वर के अंदर एकदम से बॉल को फास्ट से पेस उसकी चेंज कर देना, ये बड़ी क्वालिटी देखने को मिलती है। तो यानी कि दोनों के अंदर वेरिएशन पाई जाती है, दोनों के अंदर डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज पाई जाती है। अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स, लोगों की क्वालिटी में तो फर्क होता ही होता है, साथ में उनके बिहेवियर में भी फर्क पाया जाता है। किसी को देखेंगे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होता है। किसी को देखेंगे बहुत जल्दी छोटी छोटी बात को पे भड़क उठता है, कोई ऐसा नहीं होता है। यानी कि लोगों के अंदर क्वालिटीज तो डिफरेंट होती ही हैं, साथ में बिहेवियर पैटर्न्स भी लोगों के अलग अलग होते हैं। सेकेंड लाइन इज अप्रोचेस एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। ये जितने भी अप्रोचेस हैं, जो सारे अप्रोच अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये अप्रोच बताते हैं कि हम किस तरीके से फंक्शन करते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी ये मानता है कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन एक मशीन है जिसको स्टडी करना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए, और फिर उस स्टडी से पता लगता है कि ह्यूमन की बॉडी कैसे बिहेव करती है, कैसे रिएक्ट करती है डिफरेंट सिनेरियोज में। तो सबसे पहला अप्रोच है जिससे कि हम अपना बिहेवियर समझ सकते हैं और डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज समझ सकते हैं, दैट इज ट्रेट अप्रोच। तो बिफोर गोइंग दैट ट्रेट अप्रोच, we need to understand what is trait. Trait is something which is, inherited from the previous generation. For example, एक इंसान के अंदर बहुत तेज दौड़ने की क्वालिटी मौजूद है। हो सकता है इसके अंदर ये दौड़ने की जो क्वालिटी है उसको अपने फादर से मिली हो। कोई बहुत लंबा हो जाता है हाइट में, ये ट्रेट उसको कहाँ से मिला? ये ट्रेट उसको अपने, हो सकता है मदर से मिला हो सकता है दादा से मिला हो, नानी से मिला हो, जो भी उसके फैमिली में हो उनसे ये ट्रेट हो सकता है कि उन लोगों को मिलता हो। दैट इज ट्रेट। ट्रेट अप्रोच समझते हैं जरा, ये क्या कहता है? पर्सनल ट्रेट्स कॉज चेंज इन बिहेवियर्स, यानी कि मेरे अंदर के खुद के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, उन इंटरनल फैक्टर्स को समझना जानना इज कॉल्ड ट्रेट अप्रोच। मेरे खुद के अंदर के जितने भी बिहेवियर्स हैं जिसको हम चेंज करते हैं टाइम टू टाइम, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं ट्रेट अप्रोच। Situationism is a view which states the situations and circumstances in which one is placed to influence one's behavior. बहुत सिंपल सी बात है, दूसरे के कुछ करने से मेरे बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ रहा है इज कॉल्ड सिचुएशनलिज्म। ओके, दूसरा कोई काम कर रहा है उससे मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है इज कॉल्ड सिचुएशनलिज्म। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, which state that situations and circumstances in which one is placed to influence others' behavior. एक इंसान गाली दे रहा है, दूसरा वाला उस पर कैसे बिहेव कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। बाहर से कोई चीज हुई, अब आपकी बॉडी, आपका माइंड कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, सीधी सीधी बात है, अब अगर इस वर्ड को आप गौर करें, सिचुएशनिज्म, सिचुएशन के होते हुए, एक पर्टिकुलर गिवन एक्सटर्नल सिचुएशन के होते हुए मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, टू स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड सिचुएशनलिज्म। ओके, वन थिंग इज हियर एंड द अनदर वन इज, I guess, the situationist perspective views human behavior relatively, I guess, here, yes. मेरे वीडियोस में ये सब होता ही रहता है और मैं समझता हूँ कि इंसान को बहुत ज़्यादा नेचुरल होने की ज़रूरत है। जो रियलिटी है वो दिखा देना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। हम लोग बहुत बार छुपाते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है, हम सब ऐसे ही हैं अंदर से। The situationist perspective views human behavior relatively more as a result of influence of external situational factor than as personality traits. बहुत गहरी बात भी है, बहुत आसान बात भी है। Situationist perspective views human behavior relatively more as a result of influence of external। ये जो अप्रोच है ये कहता है कि
कुछ भी बाहर हो रहा हो उससे ज्यादा कहीं अहम है कि आप खुद कैसे हैं। उससे कहीं ज्यादा अहम क्या है कि आप खुद कैसे हैं, आपके अंदर की क्वालिटीज क्या हैं, आपके अंदर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपके अंदर के ट्रेट्स क्या हैं। कोई गाली दे रहा है तो बर्दाश्त करने की आदत है, बर्दाश्त करने की क्वालिटी है या नहीं है। कोई कोई लड़ाई कर रहा है, कोई बकवास कर रहा है, कोई तरह तरह की बातें बोल रहा है, कोई आपके बारे में बातें बना रहा है, आपका अपना क्या स्टैंड होगा, आपका अपना क्या अप्रोच होगा। तो सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि आपकी खुद की अंदर की जो क्वालिटीज है वो ज्यादा मैटर करती हैं इससे वो कहीं ज्यादा कि बाहर वाले क्या कर रहे हैं। यानी ये बात भी अपने आप में ठीक ही महसूस होती है कि जब आपके अंदर खुद की क्वालिटीज होंगी और आप बिहेवियर को कंट्रोल और आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना जानते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि कोई आपके साथ क्या बिहेव कर रहा है। और ये समझना कि किसी के बिहेवियर से मेरा बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सिचुएशनिज्म और सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव अलग अलग है। एक का ये कहना है कि सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होता है और एक का ये कहना है कि एक्सटर्नल फैक्टर से हम कैसे प्रभावित होते हैं वो जानना अहम है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर ठीक है। असेसमेंट क्या चीज है? प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर इंटरवेंशन टू इफेक्ट अ चेंज इन बिहेवियर। ये बता देना कि इस अभी के बिहेवियर में चेंज होने से फ्यूचर के बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ेगा, फ्यूचर में बिहेवियर में क्या इंटरवेंशन आएंगी टू इफेक्ट अ चेंज इन बिहेवियर। अभी मिसाल के तौर पर मेरे साथ अगर कोई हादसा होता है, अभी उस हादसे का मेरे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा और फ्यूचर में मैं उस पर क्या रिएक्ट करूंगा, इस कॉल्ड फ्यूचर प्रेडिक्शन अबाउट बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, पहली चीज है किसी इंसान का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। ये वर्ड लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, आई थिंक दिस वन, यस। फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, किसी इंसान का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट समझना है, साइकोलॉजिकल क्वालिटी समझनी है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू assess, the first thing you need to assess the quality, the psychological quality of that। अगर आपको किसी के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना है कि वो कैसा बिहेव करता है, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैसे हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में जानने का वो एट्रीब्यूट है असेसमेंट। मैंने वर्ड असेसमेंट यूज किया, इसको गौर करना चाहिए, असेस करना चाहिए। तो ये असेसमेंट किस तरह है, कैसे हैं, ये सारे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें नंबर 1 है फॉर्मल असेसमेंट। मैं इसको जरा ऊपर कर दूं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर नजर आए शायद के। फॉर्मल असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें हम ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं। किसी का अगर फॉर्मल असेसमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, उसे फॉर्मल असेसमेंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 12th के सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव वर्ड का मीनिंग समझते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड को फिक्स कर देना चाहिए। यानी कि जब भी किसी के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मापना है, जांचना है, एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसके टेस्ट के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड, एक फिक्स्ड, एक हमेशा के लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर देंगे ताकि जब भी किसी का असेसमेंट हो तो उस स्टैंडर्ड से नीचे ना हो। यानी क्वेश्चंस शुड बी फिक्स्ड। हाँ, कभी कभी उसमें अमेंडमेंट की जा सकती हो, सुधार किया जा सकता हो, बट द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट यू हैव टू आस्क दोज क्वेश्चंस एंड देयर स्टैंडर्ड शुड बी फिक्स्ड। तो अगली चीज है ऑर्गेनाइज्ड साइकोलॉजिस्ट्स आर ट्रेन इन मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो वाकई में साइकोलॉजी पर काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी इंसान के एट्रीब्यूट्स का कैसे पता लगाया जा सकता है। ये बहुत आसान है। जिन लोगों ने भी कभी किसी साइकोलॉजिस्ट से बात की होगी, अब जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनकी फर्स्ट डिस्कशन में वो ये पूछते हैं कि सर आपको क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पीना, क्या करने में अच्छा लगता है, कौन सा ऐसा काम है जिससे दिल को सुकून मिलता है, कौन सा ऐसा काम है जो करने से अच्छा लगता है, जिससे अपना बचपना याद आ जाता है। ये सारे सवाल वो करते हैं और वो फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा ना कि स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और तमाम जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन साइकोलॉजिस्ट को ऐसा असेसमेंट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जब उनको वो साइकोलॉजिस्ट बन रहे होते हैं।
तो अगर फॉर्मली किसी का असेसमेंट करवाना है तो देयर आर सम टेस्ट जो कि पेड भी होते हैं, कुछ अनपेड भी होते हैं। उन टेस्ट को लिया जाए तो समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और क्या क्वालिटी नहीं है। इनफॉर्मल असेसमेंट है अगला, ये थोड़ी सी अच्छा इनफॉर्मल, ओके। इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, वन assessor टू अनदर, ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ये भी एक तरह का फॉर्मल ही है, इनफॉर्मल है, ओपन है। मतलब देखा जाएगा इसमें 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 ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, इसमें आंसर्स देने के लिए बहुत ओपन फील्ड छोड़ दी जाएगी। मतलब अगर किसी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में तो बहुत क्लियर सवाल होगा, और उसकी जवाब देने के लिए जो इंटरव्यूअर है वो उसको ऑप्शन दे देगा इंटरव्यूई को कि आप आराम से जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप आजाद हैं इसके जवाब अपनी पसंद से देने के लिए, जो भी आपको जवाब देना है, ठीक है। इसमें केस टू केस, पर्सन टू पर्सन चेंज भी होता है, एक ही क्वेश्चन सबके लिए नहीं होगा। अभी फॉर्मल असेसमेंट में हमने देखा कि ये क्वेश्चन चेंज जो है नहीं होते हैं, सबके लिए एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। जबकि इनफोरियल में क्या होगा, सबके लिए सेम क्वेश्चंस होंगे, यू कैन नॉट चेंज द क्वेश्चंस, ओके। इनफोरियल में चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव है, ओपन है। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स चूजन फॉर असेसमेंट डिपेंड अपॉन you know the purpose. Attributes chosen for assessment depend upon the purpose. इस इन एट्रीब्यूट्स की जब बात होगी तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसके लिए ये टेस्ट हो रहा है, किसके लिए असेसमेंट हो रहा है। अगर कोई बीमार है ये जानने के लिए, अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है तब भी हो सकता है, अगर कोई अपने आप को जानना चाहता है बेहतर तरीके से तो भी ये असेसमेंट हो सकता है। बहुत सारी जगहों पर इस असेसमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंप्रूवमेंट ऑफ अ वीक स्टूडेंट, हालांकि मैं पर्सनली इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं किसी भी स्टूडेंट के लिए, ये वीक वर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना है। अगर स्टूडेंट पढ़ाई में वो मार्क्स नहीं ला पा रहा है जो बाकी स्टूडेंट्स ला पा रहे हैं तो शायद कि वो किसी दूसरी चीज में अच्छा होगा। तो अगर वो जब दूसरी चीज में अच्छा तो वो वीक कैसे हो गया, यानी कि वो शायद इसके लिए नहीं बना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपने अपने क्लासमेट्स को देखा होगा, वो पढ़ाई में थोड़े से जो है ना मार्क्स उनके बाकी स्टूडेंट्स के बराबर नहीं आते, लेकिन क्रिकेट में वो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, वो वॉलीबॉल में अपने 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 डिस्ट्रिक्ट के चैंपियन होते हैं, या फिर वो कबड्डी में, खो खो में, या किसी ना किसी चीज में, पोएट्री में, किसी ना किसी चीज में वो अच्छे होते हैं। लेकिन हम ये वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं वीक स्टूडेंट, वी शुड नॉट यूज दिस, ओके। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बाकी स्टूडेंट्स की तरह मार्क्स नहीं ला पा रहा है, उस स्टूडेंट का असेसमेंट करना इसलिए कि वो इंप्रूव हो सके। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, किसी इंसान की इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जानने के लिए भी असेसमेंट होता है। एंड वीकनेसेस आर मेजर्ड, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या गलतियां मैं करता हूं, ये जानने के लिए भी ये टेस्ट किया जा सकता है। An attribute will be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific procedures. एक एट्रीब्यूट को एक इंसान के अंदर तभी मेजर किया जा सकता है जबकि उसका मेजरमेंट साइंटिफिक मेथड से किया जा रहा हो। साइंटिफिक मेथड का यहाँ पर मतलब है साइकोलॉजिकल मेथड से किया जा रहा हो। अगर उस मेथड से बाहर निकल करके करेंगे तो एट्रीब्यूट समझ में नहीं आएंगे। जब एट्रीब्यूट समझ में नहीं आएंगे तो असेसमेंट नहीं हुआ, असेसमेंट नहीं हुआ तो हम उसको एट्रीब्यूट कह ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल क्लियर सी बात है। यानी मेरे अंदर कोई कमियां हैं या मेरे अंदर कोई खूबी है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, उसको समझने के लिए हम जो टेस्ट करेंगे, जो असेसमेंट करेंगे, उस असेसमेंट को करने के लिए सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। उसमें क्या सवाल पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, या तो वो होना चाहिए, नहीं तो फिर ओपन होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और तरीका इख्तियार किया जा रहा है, कोई और तरीका यूज किया जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर साइंटिफिक प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक्टिविटीज भी होती हैं कि आपने कोई ग्रुप को गेम खिलवाया, उस गेम से पता चलेगा कि किसके अंदर ये क्वालिटी है, किसके अंदर नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी एक्टिविटीज ये ओपन और सब्जेक्टिव यानी इन्फोरियल में आ जाती है, इन्फोरियल से बाहर नहीं है कोई भी चीज। तो अगर इससे बाहर कोई आप कर रहे हैं, हो सकता है उससे आपको उसकी एट्रीब्यूट्स पता चल जाए, क्वालिटी पता चल जाए, बस उसको साइंटिफिक मेथड नहीं कहेंगे, साइकोलॉजिकल मेथड नहीं कहेंगे। जब तक वो साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है तब तक वो एट्रीब्यूट नहीं समझा सकता, जब तक एट्रीब्यूट नहीं समझा सकता तब तक वो असेसमेंट नहीं हुआ, और जब असेसमेंट नहीं हुआ तो एट्रीब्यूट्स का पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है। सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ओके, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। वेस्लर क्या कहते हैं?
एक्सलर कहते हैं द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट। इसको समझते हैं, क्या कहते हैं? इनका ये कहना है कि ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल थिंक रैशनली, एक इंसान के अंदर वो क्वालिटी कि वो सही को सही और गलत को गलत समझे, रैशनल समझे, लॉजिकल समझे, चीजों को अपनी प्री कंसीव्ड नोशंस से ना समझे बल्कि साइंटिफिक तरीके से समझे। ठीक है, कोई इंसान ये कहता हो कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं और अगर ग्राउंड में अपना लेफ्ट पैर पहले रखूंगा तो मैं कम रन पर आउट हो जाऊंगा, और राइट पैर आगे रखूंगा, पहले रखूंगा तो मैं जल्दी आउट नहीं होऊंगा बल्कि ज्यादा रन बनाऊंगा। ऐसे में क्या है? ये प्री कंसीव्ड नोशन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये अंधविश्वास हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं। साइकोलॉजी ये बिलीव नहीं करता है कि इन चीजों पर कोई कमेंटबाजी की जाए, जिसको जो मानना है माने, बट साइकोलॉजी की नजर में रैशनल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कि रैशनल थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी सोशियोलॉजिस्ट बिना रैशनल थिंकिंग के सोशियोलॉजिस्ट बन ही नहीं सकता। सोशियोलॉजी पे उसकी गहरी निगाह तब तक नहीं हो पाती जब तक कि वो रैशनल ना सोचे, यानी लॉजिकल सोचे, साइंटिफिक सोचे, जो चीज जैसी है वैसी ही सोचे, सच को सच और झूठ को झूठ, सही को सही और गलत को गलत जानना सीखे, उसमें कोई फालतू की चीजों को अपना बिलीफ ना बना ले। ये क्या है? रैशनल सोचना। एक इंसान की कैपेसिटी जो कि पूरे एग्रीगेट कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी, रैशनल सोचने की कौन सी कैपेसिटी? रैशनल थिंकिंग की कैपेसिटी। और क्या बात लिखी हुई? एक्ट पर्पसफुली। एक्ट पर्पसफुली का क्या मतलब होता है? कोई भी काम करने का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं इस काम को हमें नहीं पता, उस काम को करने के पर्पस को जब वो समझ लेगा तो वो अपने आप रैशनल काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्यों लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लेक्चर में पता नहीं कितनी कमियां होंगी, शायद स्क्रीन ठीक से ना दिख रहा हो, शायद कुछ लोगों को लग रहा हो कि मार्कर का यूज करना चाहिए था, व्हाटएवर, इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक पहुंच सके, बस। जब मेरे पास इस काम को करने का एक पर्पस है तो उस काम को हम रैशनल कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। हम खाना खा रहे हैं इसलिए खा रहे हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए और हमें भूख भी लग रही है, तो उस काम को, चूंकि उसके पीछे एक पर्पस है, इसलिए हम उस काम को रैशनल कह सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि एक बेहतर इंसान बन सके, रैशनल काम हो गया। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बहुत सारा पैसा बनाएं, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम पैसों में खेलते रहे पूरे दिन। जब एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो ये सारी चीजें हमारे साथ हो ही जाएंगे टाइम आने पर। यानी कि रैशनल जब इंसान होगा जबकि वो पर्पसफुली काम करे एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर इन्वायरमेंट। इसके साथ एक बड़ी खूबी हर इंसान में ये होनी चाहिए कि वो अपने इन्वायरमेंट को डील करना जाने, इन्वायरमेंट को डील करना सीख सके। इन्वायरमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी डील करना जानता हो, कोई उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं उसको भी डील करना आता हो, लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं उसको भी डील करना आता हो। इन्वायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ डील करने की कैपेसिटी उसके अंदर होगी। इसी तरह से इंसान मजबूत बनेगा। साइकोलॉजिकली, मेंटली कोई इंसान मजबूत कब बनेगा? जब वो अपने इन्वायरमेंट को डील करना जानता हो। ये लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट को डील करना जानता हो। इन्वायरमेंट को डील करेगा तो हर काम के पीछे पर्पस होगा, हर काम के पीछे पर्पस होगा तो वो रैशनल अपने आप बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। Understood intelligence in terms of its functionality, that is its value for adaptation to the environment. अंडरस्टूड इंटेलिजेंस, हर इंसान की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अलग अलग होगी, और अंडरस्टूड डेफिनेशन जो कि वो समझ चुका है, जान चुका है, उसके बारे में अच्छी तरह पता कर चुका है कि अच्छा ये वाली इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, इसको समझ लेते हैं, इट्स वैल्यू फॉर अडेप्शन टू द एनवायरनमेंट। उसको पता होना चाहिए कि इस इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने की क्या जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल आया और उस प्रिंसिपल के अंदर लोगों की कंप्लेंट सुनने की आदत नहीं थी। अब तक उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बच्चे दिन भर आ रहे हैं एक दूसरे की
शिकायत कर रहे हैं, टीचर्स की शिकायत कर रहे हैं, एक टीचर दूसरे की शिकायत कर रहा है, गेट कीपर उसकी शिकायत कर रहा है, ये वो पूरे दिन बेचारा कंप्लेंट में फंसा हुआ है। तो अगर उसको इस इन्वायरमेंट से डील करना नहीं आएगा तो उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम जब होगी तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, अभी ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाता है। तो ये उसको आना चाहिए कि मैं अपने अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ कैसे कैसे डील कर सकता हूँ, क्या होगा जब मैं प्रॉब्लम्स को डील करना सीख जाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्ड लिखा हुआ है वैल्यू फॉर अडेप्शन। मैं क्यों किसी न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट करूं, क्या मिलेगा अडेप्ट करने से? उस प्रिंसिपल को उस नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने से ये सीखेगा कि बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, उनकी शिकायतों को कैसे मैनेज करते हैं, टीचर्स को कैसे मैनेज करते हैं, टीचर्स क्लास में नहीं जाते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर आएगी, वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनेगा। इसे समझ में आया कि वैल्यू फॉर अडेप्शन टू द एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है। तीसरा, इंटेलिजेंस टेस्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड, और ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो टेस्ट यही है जिसकी अभी हमने बात करी। अच्छा, गार्डनर और स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं? गार्डनर और स्टर्नबर्ग कहते हैं an intelligent individual not only adapts to the environment but also actively modifies or shapes it। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तमाम समझदार लोग यही करते हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो यही काम करते हैं, वो फालतू के चक्करों में नहीं पड़ते हैं, वो सिर्फ बुराई निकालना नहीं जानते। मैंने ये कहा कि वो लोग सिर्फ बुराई निकालना नहीं जानते, बल्कि समाज में जितनी कमियां होती हैं, एक सिस्टम में जितनी कमियां होती हैं, एक इन्वायरमेंट में जितनी कमियां होती हैं, उन कमियों को ठीक करना जानते हैं, उन कमियों को मॉडिफाई करना जानते हैं, उस समाज को मॉडिफाई करना जानते हैं। तो एक इंडिविजुअल की पहचान इन्होंने बताई है कि एक इंडिविजुअल, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल वो होता है कि जब वो एक नए इन्वायरमेंट में न सिर्फ अडेप्ट कर ले बल्कि एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट, उसके अंदर एक्टिव रह करके उसको मॉडिफाई करे, उसकी तमाम कमियों को ठीक करे और सही तरीके से उसको शेप दे, बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज अप्रोचेस टू स्टडी इंटेलिजेंस। हम इसमें आ जाएगा अभी इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। ओके, लीव इट। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, ये बहुत बड़ा लेसन है, आप लोगों को भी पता है, जिन लोगों का स्कूल में हो चुका है, कोचिंग्स वगैरह में हो चुका है, उन्हें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा चैप्टर है। और क्लास 12 की साइकोलॉजी की को पूरी तरीके से समझने के लिए इसका अपना कितना बड़ा दारोमदार है और कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम कुछ ऐसे करेंगे कि क्लास 12 की साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी एक एक दिन करके हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम इसी तरीके से लेके चलेंगे, एक दिन साइकोलॉजी और दूसरे दिन सोशियोलॉजी, फिर एक दिन साइकोलॉजी और दूसरे दिन सोशियोलॉजी, ऐसे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक दिन ऐसे करते हुए आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिलते रहेंगे और सिलेबस टाइम पर कवर हो सकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना हम लोगों ने आज कवर किया उतना आपको समझ में आया होगा। फिर हम यहीं से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि उसको अगली क्लास में क्लियर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।